चलिए, आपका स्वागत है इस इंग्लिश दारू में बालासर में। हालाँकि दारू जो है वो मेरा गाँव का नाम है, ठीक है? इसमें और इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये दारू को आप थोड़ा गलत ना लें। अब गाँव ही है तो मतलब क्या कर सकते हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर जो है सीजीएल 2024 में मेंस में पूछा गया, आज उसको हम डील करेंगे और इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों, और सही है तो ये भी जानेंगे कि सही है तो क्यों सही है। कुछ तो कारण रहा होगा, तो हम पूरे डिटेल से इसको जानेंगे। बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है लुकिंग इनटू द सिचुएशन। मतलब यहाँ बोला है लुकिंग इनटू द सिचुएशन, इसका मतलब होता है को देखते हुए, यानी सिचुएशन को देखते हुए। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझते हैं ये लुकिंग है क्या है, तो यहाँ जीरंड का काम करता है। ये कैसे होता है बताते हैं। जीरंड, जब भी कोई वर्ड, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, हम अगर बोल रहे हैं कि डांसिंग गर्ल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाचती हुई लड़की। लाफिंग बॉय, और भी कुछ ले लेते हैं, लाफिंग बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, हंसता हुआ लड़का। और और भी कुछ ले लेते हैं, रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का। तो जब भी ऐसा कोई मीनिंग निकले जिससे हम ये पता कर सकें कि पहले आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि उसका हिंदी निकलेगा ते हुए। ईटिंग गर्ल, खाती हुई लड़की, है ना। तो उसी तरह है लुकिंग इनटू, यानी देखते हुए, द सिचुएशन, इस सिचुएशन को। तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हुआ। तो अभी तक तो यहाँ सही है कि इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो है को देखते हुए, ठीक। अब तो ये सही हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ द सिचुएशन, क्या ये द सिचुएशन सही है? हम जानते हैं कि ये जो द है ना, उसके बाद जो आगे आने वाला वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो एक वर्ड नहीं होता, जैसे एक वर्ड है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। द के बाद आने वाला अगला नाउन ही होता है, ठीक। अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, दूसरा वाला क्या होता है, नाउन। तो क्या दो ही वर्ड होता है? नहीं सर, हम तीन वर्ड देखे, तीन वर्ड भी देखे होंगे। तो इसका मतलब पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, और तीसरा वाला नाउन होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आगे बढ़े तो समझ में आ गया कि एक वर्ड है तो ये हमारा क्या है, नाउन है। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो। दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो का मतलब क्या होता है कि पहले ही वो क्या हुआ था, कि पहले स्थिति को देखा और पहले ही कुछ हुआ था। ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, और वो इसका निर्णय लिए थे। अब यहाँ जो दैट प्रिवेल्ड है, ये क्या सही है? तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस में बताया है। अब ये पास्ट सही है कि नहीं है, इसका मीनिंग देखते हैं आगे क्या होता है। जो प्रचलित कहानी था उसके बारे में, प्रिवेल्ड के बारे में बता रहा है। और फ्यू ईयर्स अगो, ये अगो जो है इससे पता चल रहा है कि पहले का बात है, और पहले का बात है मतलब सेंटेंस पास्ट का है। और जब पास्ट का है तो ये सही है, क्यों? क्योंकि आगे भी तो पास्ट है, तो ये सही है, ठीक। अब थोड़ा सा एक यहाँ आया है और फ्यू ईयर्स, अब ये जानते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे फ्यू जो होता है वो पता होगा, फ्यू के साथ एक और ले लेते हैं, एक होता है लिटिल, ठीक। ये जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है। और अगर फ्यू हो या लिटिल हो, दोनों में से इसका, ये दोनों का जो माँ बाप है वो है ए, क्योंकि एन तो लगा नहीं सकते इसमें, क्योंकि एन किस में लगता है, तो एन तो जानते हैं कि एन उसी में लगेगा जिसका हिंदी का साउंड जो होता है वो अंग से लेकर के अंग तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लगेगा तो ए, तो इसका माँ बाप होता है ए और दा। मतलब कहने का मतलब कि अगर इन लोग, अगर केवल ऐसे ही हैं, तो इस दोनों का मीनिंग एक ही चीज़ है, कुछ नहीं, ना के बराबर, कुछ नहीं, ना के बराबर है। हाँ, अगर ये दोनों में से कोई भी एक लगा हुआ है तो मतलब उसका कुछ वजूद है,
ठीक है? जैसे हम इसी चीज़ को अगर हम लिखें अ फ्यू, खाली फ्यू लिखें तो फिर कुछ नहीं, जैसे बोलेगा आई हैव फ्यू पेन, हम लिख रहे हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ लिख देते हैं आई हैव फ्यू पेन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास तो कलम है ही नहीं भाई, मेरे पास कलम नहीं है, क्योंकि जब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा इसके पहले, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो आई हैव फ्यू पेन मतलब मेरे पास कोई कलम नहीं है, ऐसा मीनिंग है। लेकिन अगर वही चीज़ को लिखा है आई हैव अ फ्यू पेन तो मेरे पास कलम है कुछ, और अगर लिखा आई हैव द फ्यू पेन तो इसका मतलब है मेरे पास 10 गो कलम था, जिसमें से 7-8 गो खत्म हो गया, 2-3 गो बचल है। तो द का मतलब जो निश्चित बचा हुआ है सटीक में वो, ठीक है? तो फ्यू का मतलब समझ में आ गया कि ये होता है कुछ नहीं, ना के बराबर। अगर यही चीज़ अ फ्यू लिख दें तो ये होगा कुछ थोड़ा, यानी जो भी है कुछ थोड़ा मेरे पास है, ठीक? अ फ्यू, द फ्यू क्या होता है? तो द फ्यू होता है जिसको निर्धारित संख्या में, मतलब है तो आपके पास लेकिन बहुत कम बचा। बोले तो 10 पेन है जिसमें 8 खत्म हो चुका है, 2 ही बचा है। मतलब है लेकिन बहुत कम है। तो कुछ थोड़ा लेकिन कम, कुछ है लेकिन क्या है? कम है। बस उसी तरह लिटिल के साथ भी यही कहानी है। अगर केवल लिटिल है तो नहीं है कुछ, और अगर अ लिटिल है तो समझ जाना है कि कुछ थोड़ा है, और अगर द लिटिल है तो इसका कहना है कि अब इसमें तो क्या करेंगे, इसमें तो छोड़ देते हैं स्पेलिंग। इसमें तो ये है कि मेरे पास पानी है, मेरे पास 10 लीटर था जिसमें 8 लीटर खत्म हो गया, 2 ही लीटर बचा हुआ है। पानी ही क्यों लिए एग्जाम्पल, क्योंकि अनकाउंटेबल है। ये लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है? पानी, दूध ये सब के लिए लिटिल का हम प्रयोग करेंगे, और जो पेन है, पेंसिल है, ये सब के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? फ्यू। तो समझ में आ गया कि यहाँ अ फ्यू ईयर्स अगो यानी पिछले बात किया है, मतलब कुछ कुछ साल पहले, ऐसा बात किया है, ठीक है? अब एक चीज़, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि चलो भाई ये हमारा सही है कि कुछ साल पहले का बात किया है। अगर फ्यू लिख देता इसका मतलब कुछ साल पहले नहीं का बात किया, गलत हो जाता, ठीक? अब जब भी सेंटेंस में हमारा अगो आए तो उसमें हमको लगाना है वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये याद रखना है। जब भी सेंटेंस में अगो है तो क्या लगाना है? वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है, ठीक है? तो आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ही वाज टेकन। तो ही वाज, ही हमारा क्या है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि हम बोले थे ना कि जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, तो ही वाज। अब ये जो टेकन है ये हमारा हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब अगो होता है तो आगे आपको वर्ब टू चाहिए था। तो वर्ब टू चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? लिखना पड़ेगा टुक। क्या करना पड़ेगा? टुक दैट डिसीजन, उस डिसीजन, ठीक है? तो इस टेकन को हटा करके हमको करना पड़ेगा टू, यानी ये हमारा सही हो गया। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन है? ए, बी और ये सी और ये डी, ठीक है? ये होता। आगे बढ़े। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये आपका डिटेल में लिखा हुआ है कि एक्टिव में होना चाहिए था, और सेंटेंस जो है पैसिव में है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्टिव में ही वाज टेकन नहीं, ही वाज टुक, वो खुद ले रहा है ना, किसी और से नहीं लिया जा रहा है इसलिए। तो अगो वाले सेंटेंस में वर्ब टू का उपयोग होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? फिर ये सब लिख दिए हैं थोड़ा सा डिटेल, ठीक? हम बता चुके हैं पहले। नेक्स्ट, अच्छा ये लिटिल वाला भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम, अगर आप समय से नहीं आते हैं, द चाइल्ड वुड हैव टेकन माय द डकॉइट्स। अब डकैत है, डकैत, डकैत समझते हैं ना, इसका मतलब डकैत होता है। इफ़ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम, जब भी सेंटेंस में इफ़ है ना, तो दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ना चाहिए कि इफ़ का कंडीशन क्या-क्या है, इफ़ का कंडीशन क्या-क्या है, ठीक है? तो यहाँ जो है लिखा हुआ है इफ़ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम, अगर वो समय पे नहीं आया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ हम समझते हैं तो लिखा है इफ़ यू हैड। अब देख लेते हैं ये सेंटेंस सही है कि गलत है। इफ़ सही है,
यू हैड नॉट कम। हम जानते हैं कि जब भी आगे इफ आए, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, तो फिर आगे वाला सेंटेंस क्या होता है? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, ये होता है। ठीक। अब ये चीज होता है इफ प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। अभी यहाँ लिखा हुआ हैड और यहाँ लिखा हुआ है वर्ब थ्री, कम केम कम, ये वर्ब थ्री तो है। हम जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आया करता है। एच मतलब कौन होता है? हैव, हैज और हैड, ये सभी चीज होता है। ठीक। इफ यू हैड, अब यहाँ है तो वर्ब का तीसरा, चलो भाई हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और हमको पता है कि अगर इफ के बाद हैड वर्ब थ्री आगे वुड हैव आना चाहिए। ठीक। अभी तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है। और ऑन टाइम, एकदम सटीक समय का जब बात होता है तो ऑन टाइम का प्रयोग होता है, ये भी सही हो गया। मतलब अभी तक पहला वाला मेरा सही है। द चाइल्ड, द चाइल्ड यानी उस बच्चे का बात कर रहा है जिसको डकैत उठा करके ले गया है, बाय द डकैट्स। ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है चाइल्ड, एक थोड़ा सा चाइल्ड के बारे में, इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डकैत, डकैत के द्वारा क्या कर गया? उसे ले जाया गया। अब आगे लिखा हुआ है वुड हैव, तो यहाँ लिखा हुआ है वुड हैव, उसके बाद टेकन है, अरे यार टेकन है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है। बाय द डकैत, अब यहाँ तक सही है। वुड हैव टेकन, जब तक हम सेंटेंस आगे नहीं पढ़ रहे हैं तब तक ये हमारा क्या है? सही है। लेकिन जैसे ही हम आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं तो यहाँ क्या बोला है? बाय द डकैत बोला है। बाय द डकैत मतलब डकैत के द्वारा बच्चे को उठा के लेके गया है, और बच्चे के जब द्वारा उठा के लेकर के, मतलब डकैत के द्वारा उठा करके लेके गया, इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा वो पेसिव में है। और जब सेंटेंस में पेसिव में है तो फिर वर्ब थ्री तो आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब जब सेंटेंस पेसिव में हो तो उसका जो बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म में कौन कौन आता है? इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, और क्या होता है? बीइंग, और एक होता है बिन, बिन। ये सब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, तब ये सेंटेंस क्या होता है? पेसिव में होता है। तब ये सेंटेंस होता है आपका पेसिव में, नहीं तो ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक। अब बताइए कि यहाँ लिखा है वुड हैव टेकन, और यहाँ एक भी ऐसा रूप जो यहाँ प्रयोग हुआ हो? नहीं हुआ है। यहाँ एक भी जो बी का जितना भी फॉर्म है ये वाला, क्या कि इस सेंटेंस में जब ये बोला है कि डकैत के द्वारा उठा के गया है, और जब इसके बाद वर्ब तीसरा आता है तभी वो पेसिव होता है। तो फिर यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ द चाइल्ड वुड हैव टेकन, तो इसका मतलब इसका रूप तो डालना होगा। तो वुड हैव के साथ क्या डाल सकते हैं? इज डाल सकते हैं? नहीं। बीइंग डाल सकते हैं, तो हम क्या डालेंगे? बिन। तो यहाँ होगा वुड हैव, और इस जगह पे हम लिखेंगे बिन, वुड हैव बिन, ऐसा लिखेंगे, तब सही होगा बाय द डकैत, क्योंकि डकैत के द्वारा बच्चे को ले जाया जा रहा है, उठा ले जाया जाता है। ठीक है। अपने खुद नहीं चल जाता, इसलिए हमको पैसिव में लिखना। अब तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर एक बार में समझना है तो आप इसको दोबारा देखें। ठीक है, दोबारा मतलब पीछे करके एक बार देख लें। नेक्स्ट, बच्चे को डकैत द्वारा उठा लिया जाता है। हैव बीन टेकन होगा, सेंटेंस पैसिव में होगा। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बिन लगा तो दिए। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है वी गॉट एवरीथिंग रेडी, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। मतलब उनके आने से बहुत पहले ही हमने उनके लिए, मतलब सब कुछ बना दिए थे, सब कुछ तैयार कर लिए थे, ऐसा मीनिंग। ठीक है। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ? वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हम सब कुछ रेडी कर चुके थे। वी गॉट एवरीथिंग रेडी अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब तक हम सेंटेंस आगे नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वी जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? ये वी है मतलब हम लोग, और हम लोग मतलब सब्जेक्ट हुआ हमारा प्लूरल। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। हम अभी बताए ना कि वर्ब में जब ऐसा लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ वर्ब में तो ऐसा है नहीं,
तो इसका मतलब प्लूरल ही तो है, तो ये सही, अभी तक तो सही लग रहा है। और ऐसे भी गेट होता है, अगर गेट होता तब का हम बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि गॉट है तब। गॉट तो हमारा चल गया, वो सेंटेंस पास्ट में हो गया, और जब सेंटेंस पास्ट हो जाता है तो हमको तो सिंगुलर प्लूरल देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हम ऐसे ही बता रहे हैं कि गेट जो है, गेट होता तब ऐसा करते, ठीक है? तो यहाँ गोट है तो हम तो देखेंगे भी नहीं, अब कि क्या है क्या नहीं है। वी गॉट एवरीथिंग, हम सब कुछ देख लिए हैं, मतलब वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हम सब कुछ तैयार किए। फॉर ऑल ऑफ देम, सभी के लिए, लॉन्ग बिफोर दे अराइव, वो पहुँचेंगे उससे पहले। तो अब यहाँ तक हम जब पढ़ रहे थे तब सही लग रहा था, फॉर ऑल ऑफ देम। अब लिखा हुआ ऑल ऑफ देम, तो जब भी हम जानते हैं कि ऑल आता है तो उसके बाद जो आगे आने वाला होता है वो हमारा प्लूरल में होता है, तो ऑल के बाद ये देम जो है वो प्लूरल फॉर्म का ही रूप है। लॉन्ग बिफोर दे अराइव, हाँ। अब यहाँ तो थोड़ा सा गलती है कि कोई भी दो बार से अगर सेंटेंस लिखते हैं तो विल और विल नहीं लिख देते। अभी खैर वो बात की बात है, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक होता है, हम एक याद रखने का तरीका बता रहे हैं कोई चीज़, कि अगर आपके साथ अगर सेंटेंस में बिफोर प्रयोग हुआ है, खाली बिफोर नहीं, सिंस प्रयोग हुआ है, बाय द टाइम प्रयोग हुआ है, बाय द टाइम प्रयोग हुआ है, तो समझ जाना उसके तुरंत बाद वाले, मतलब उसके आगे तुरंत जस्ट वाला सेंटेंस में लगता है वर्ब का दूसरा रूप, और आगे जो बाद में कोई सेंटेंस आएगा उसमें लग जाएगा आपको हैड प्लस वर्ब थ्री, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। यानी बिफोर, ऐसे लिख देते हैं बिफोर, सिंस और बाय द टाइम, ये ऐसा कुछ वर्ड है, मतलब हमको वही याद है ना जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो बिफोर, सिंस, बाय द टाइम अगर सेंटेंस में रहे तो उसके तुरंत बाद हम वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग करते हैं, और बाद वाले में हैड प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर, सिंस, बाय द टाइम, तो यहाँ तो बिफोर का प्रयोग है, और बिफोर वाले सेंटेंस के बाद तुरंत वर्ब टू आना चाहिए, तो बिफोर दे अराइव्ड, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सही है। बाद वाले सेंटेंस में हमको हैड प्लस वर्ब थ्री आना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये सेंटेंस हम बाद में नहीं लिख सकते हैं, किसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो बाद वाला सेंटेंस तो दे अराइव्ड, यहाँ तो एक सेंटेंस हो गया। अब ये देखना है कि इसके बाद वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है कहाँ, वही तो होगा हमारा दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ तो ये क्या है, फॉर ऑल ऑफ देम, ये तो खाली काउंट कराया गया है, वर्ड लिखा गया, तो इसका मतलब पहला है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये बाकी सब दिया हुआ है अदर वर्ड। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ है, तो पहला वाला में तो हम वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग कर लिए, दूसरा वाला में तो हमको ये होना चाहिए था, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। जब तक ये नहीं था तब तक ये सही था, जब तक ये नहीं था तब तक ये सही था, और जब ये पढ़ लिए तो फिर ये गलत हो गया। तो यहाँ गॉट की जगह करना पड़ा हैड प्लस वर्ब थ्री करना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब थ्री करना पड़ेगा इसको। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैड गॉट, वी हैड गॉट। तो यहाँ यही लिख देते हैं छोटा सा मिटा करके इसको, ठीक है? यहाँ हो जाएगा हैड, ऐसा, वी हैड गॉट। अब ये सही होगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, एक और थोड़ा सा हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर इसके जस्ट अपोजिट एक वर्ड है, और वो वर्ड है आफ्टर, कि आफ्टर के तुरंत बाद एच वाला सेंटेंस आएगा। एच का मतलब समझ में आता ना, वही हैव हैज हैड वाला, यानी कि अच्छा लिख देते हैं हम परफेक्ट, समझ में आता होगा, परफेक्ट टेंस है ना, एक ऐसा चीज़ है ना, एक इसको याद रखने से बहुत सहायता मिल जाता है। एच मतलब वही हैव हैज हैड, तो आफ्टर के बाद तुरंत परफेक्ट आ गया, मतलब यही बोला है, हैड प्लस वर्ब थ्री आ सकता है, हैव प्लस वर्ब थ्री कुछ भी आ सकता है, और आगे वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो यहाँ लिख लिया हैड प्लस वर्ब थ्री। ये खाली है ना, जस्ट उल्टा हो जाता है। एक वर्ब थ्री याद रखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एच वाले में हमेशा वर्ब थ्री लगता है। बस ये आफ्टर आप याद रखिए, बिफोर का उल्टा कौन है, आफ्टर, तो बिफोर जैसा रूल अपना लेके चलेगा, आफ्टर उल्टा रूल लेके चलेगा। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, यहाँ पे सब लिख दिए, ठीक है? वही है जो हम बताए हैं, बस वही लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए है। नेक्स्ट, ही लुक्स डिप्रेस्ड, ही लुक्स डिप्रेस्ड। अब यहाँ से हम चुनना चालू करते हैं सब्जेक्ट को, ही सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। वर्ब आना चाहिए कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जिसके अंत में एस हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही लुक्स डिप्रेस्ड, वो दिख कैसा रहा, डिप्रेस्ड दिख रहा है, ठीक है? अब आप लोग सोचिए रे साला,
ये वर्ब का तो तीसरा फॉर्म है, ये तो गलत हो जाना चाहिए। अभी ये डिप्रेस्ड है, वर्ब का तीसरा फॉर्म जैसा लग रहा है, ये तो गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब का पांचवा फिर वर्ब का तीसरा नहीं। यहाँ जो है ये डिप्रेस्ड, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है डिप्रेस्ड, ठीक। तो आगे क्या होगा, ही लुक्स डिप्रेस्ड। अब ये एडजेक्टिव ऐसा नहीं कि ये वर्ब समझ रहे हैं इसको। देन हिज सिस्टर, अब यहाँ लिखा हुआ है देन। देन का प्रयोग हम कब करते हैं भाई, देन का प्रयोग हम करते हैं कंपैरेटिव में। देन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाता है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि भाई ये कंपैरेटिव के लिए आता है, और डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का तो कंपैरेटिव जानते नहीं, तो डिप्रेशर करते हैं, कहीं कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो इसको करेंगे हम क्या, जब देन है तो देन का तुलना तो कंपैरेटिव के साथ होता है, तो भाई इसको तो कुछ तो बना दो। यानी हु लुक्स डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड दिखा, देन हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से ज़्यादा वो तनाव में थी। तो इसका मतलब है कि ठीक है, हमको नहीं आता, हम जब कोई भी सेंटेंस जो बड़ा होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल करते हैं, तो डिप्रेस्ड है तो इसको हम मोर डिप्रेस्ड करेंगे भाई, मोर। अब ये हमारा सही होगा, पहले तो गलत था, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड। अभी तक यहाँ सही था, जब ये से देन नहीं था तब सही था, देन हट जैसे लगा वैसे ही गलत होगा। तो ही लुक्स डिप्रेस्ड, तो ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हिज सिस्टर, अपने बहन से, ठीक। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा ये हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो आगे नाउन होता है, तो ये जो सिस्टर है हमारा क्या है, नाउन ही तो है। इसका पिछले वीडियो में भी डिटेल से बताया हम इसके बारे में। बट आई डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि रीजन इसका, द रीजन। अब यहाँ लिखा बट आई डोंट नो, डू नॉट नो। अब यहाँ लिखा बट, हम जानते हैं कि ये जो बट है ना, एक होता है बट, एक होता है एंड। अगर एंड के पहले पॉजिटिव डिग्री, तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री। एंड के पहले अगर नेगेटिव डिग्री, तो एंड के बाद भी नेगेटिव डिग्री। मतलब नेगेटिव होगा सेंटेंस, अगर इसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, इधर कॉम्परेटिव तो इधर, जो भी है एंड दोनों तरफ बराबर रखता है। लेकिन बट एक ऐसा सेंटेंस है, लेकिन बट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा तरफ नेगेटिव, दूसरा तरफ नेगेटिव तो पहले पॉजिटिव, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बट, और ये जो बट है तो यहाँ क्या, कहीं नॉट है इस सेंटेंस में नहीं है, लेकिन आई डू नॉट है, तो इसका मतलब ये तो सही है कि पहला वाला हमारा सेंटेंस जो पूरा का पूरा पॉजिटिव में, और ये हमारा क्या नेगेटिव में, ठीक। अब यहाँ लिखा है आई डू नॉट, अब डू नॉट के बाद नो लिखा हुआ है, क्या ये सही है डू नॉट के बाद नो, तो हम जानते हैं डू हो, क्या क्या लिख देते हैं, डू हो, डज हो, और डिड हो, ये सब के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो डू है, और डू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, यार यह तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। किस रीजन का बात किया है, तो जिस रीजन में वो डिप्रेस्ड है अभी, तो उस रीजन का बात है, इसलिए द हमारा लगेगा डिटर्मिनर के रूप में, ठीक है। अब ये जा करके होगा हमारा सही, पूरा पूरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए डिप्रेस्ड एडजेक्टिव है, आगे देन कॉम्परेटिव डिग्री के लिए मोर लगाकर कॉम्परेटिव बनाएंगे, मोर डिप्रेस्ड देन। आगे, अपनी बहन से ज़्यादा वो चिंता में है, ठीक है। आगे, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड, विच वॉज रिकमेंडेड, जब हम पहले पढ़े द पर्सन, मतलब कोई खास पर्सन का बात हुआ होगा तब तो लिखा है द पर्सन। किस पर्सन का बात है, जिसको हम रिकमेंड कर दिए उस पर्सन का बात है, इसलिए द सही हो गया। द के बाद तो पर्सन नाउन ही है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है विच, क्या ये विच सही है, विच का थोड़ा इतिहास खोलते हैं हम, इसके इतिहास को उघारें तो हमको ये पता चलता है कि विच जो है वो नॉन लिविंग में लगता है। विच किस में लगता है, नॉन लिविंग में। और क्या लगता है, और चॉइस में, यानी कि चुनने में लगता है। जैसे हम बोले 5 गो लड़का खड़ा है, और हम बोले कि चलिए बताइए पाँचों में तुम्हारा बाप कौन है, तब वहाँ विच का प्रयोग कर लेंगे। ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर फादर, ऑफ द 5 बॉयज विच इज़ योर फादर, से नहीं तुम्हारा बाप कौन है, तो वहाँ सिलेक्शन की स्थिति है। जब भी सिलेक्शन की स्थिति, चॉइस की स्थिति हो, तब हम विच का प्रयोग करेंगे, या फिर नॉन लिविंग का
प्रयोग। जब नॉन लिविंग हो तब विच का प्रयोग करेंगे, या फिर जब सिलेक्शन का बात हो या फिर चॉइस का बात हो तब हम विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन ना ही यहाँ सिलेक्शन है और ना ही यहाँ चॉइस है, लिखा हुआ रिकमेंडेड। और रिकमेंडेड में यहाँ बताया गया कि यह न तो चॉइस है और ना ही यहाँ नॉन लिविंग है, तो इसका मतलब ये तो विच होगा नहीं। और विच के बाद और कुछ समझ लेते हैं, और कुछ तो होता है, जैसे हु किसके लिए लगता है, तो हु लग जाता है किसके लिए, हु लगता है पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए, ठीक है। तो हु किसी पर्सन के लिए लगता है, तो इसका मतलब ये पर्सन ही तो है, ये तो नॉन, ये कोई व्यक्ति है जो नॉन लिविंग है, वो व्यक्ति नहीं, सिलेक्शन का बात है नहीं। तो इसका मतलब विच की जगह क्या होगा, हु करना पड़ेगा इसको, तब जा करके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। हु वाज रिकमेंडेड। अब वाज है, हम बोले थे अभी पीछे लिखाए थे बी का सारा रूप, और बी का सारा रूप के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में है, जिसको रिकमेंडेड किया गया था, खुद तो हुआ नहीं था वो। फॉर द पोजीशन, द के बाद एक वर्ड होता है तो क्या होता है, नाउन होता है। अब यहाँ लिखा है डिड, और अभी हम डिड के बारे में बताएं कि डू हो, डज हो और डिड हो, इसके साथ हम जानते हैं कि क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। तो डिड नॉट फुलफिल, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है भाई, सही है। फॉर द पोजीशन, किसके लिए, पोजीशन के लिए। याद रखें आई ओ एन एंडिंग वर्ड जो होता है ज़्यादातर हमारा नाउन होते हैं, तो ये द पोजीशन नाउन ही है। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी इसको बोल रहा है कि डिड नॉट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को ये क्या करता है, पूरा नहीं करता है, ठीक है। ये है इसका पूरा मीनिंग। अब ये प्रिस्क्राइब्ड है तो पास्ट का सेंटेंस है, आगे ये भी तो पास्ट का ही बात किया है ना, तो पास्ट और पास्ट तो सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए, ये वही लिखा हुआ है जो हम बताएं, ठीक। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई, अब इसके बारे में जानते हैं। अब दो चीज़, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। एक होता है बिटवीन, दूसरा होता है अमंग। बिटवीन जो होता है ना, वो दो के लिए आता है, यानी दो के लिए आता है, सॉरी, ये दो लोगों के लिए ही आएगा बिटवीन। लेकिन अमंग जो है ना, वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए आता है, ठीक। तो यहाँ दो से ज़्यादा है, यू एंड आई दो ही तो है भाई, दो ही तो है, और जब दो है तो इसका मतलब फिर अमंग नहीं होगा। चल भाई कट गया, अमंग नहीं है, इसका मतलब ये सही है, बिटवीन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिटवीन तो है पूरी पोजीशन, बिटवीन हमारा क्या, अब अगर हम देखें तो ये जो बिटवीन है हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है बिटवीन, शॉर्टकट में लिखते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन है और ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब जिसके, अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद कोई क्या लगता है, तो कोई भी प्रीपोजिशन के बाद एक ही चीज लगता है और वो लगता है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए किसी चीज का, और एंड जो है वो दोनों तरफ पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम रखता है। अभी तो बताएं कि एंड के पहले जो है, एंड के बाद भी वही होना चाहिए इसके पहले। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ये जो है हमारा वो है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यू ऑब्जेक्टिव तो है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है ना, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। लेकिन आई सब्जेक्ट का काम यहाँ करता है, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हम क्या होता है, मी। ये तो सब्जेक्ट का काम करता है और ये काम करता है ऑब्जेक्ट का। क्या हो गया, तो एंड के पहले क्या प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ भी क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है भाई, और प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यू सही है। लेकिन यहाँ तो ये आई सब्जेक्ट हुआ, ये तो कैसे सही हो गया फिर, ये कौन हिसाब से सही हुआ, ये तो फिर इसको तो सुधारना पड़ेगा। आई तो सब्जेक्ट है तो इसको तो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो इस आई को हम क्या करेंगे, मी करेंगे, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आगे वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट में आता है, और एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अरे ऐसे नहीं समझ सकते, तो एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट दो, फिर सब्जेक्टिव क्यों लिख रहे हैं इसको, तो आई को क्या करेंगे, मी। अब समझ में आ रहा है। आगे लिखा हुआ है ही प्रोबेबली विल नॉट कम, ही प्रोबेबली विल नॉट कम,
वांट मतलब क्या होता है, विल नॉट ही तो होता है। तो इसका मतलब विल जो है हमारा क्या मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो विल नॉट कम वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इससे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एट ऑल, एट ऑल, तो यहाँ नो एरर है। तो इसका मतलब गलती कहाँ था मेरा, पहला पार्ट में। समझ में आ रहा है, तुम्हारे और मेरे बीच वो शायद कभी आएगा ही नहीं, ऐसा मीनिंग है इसका। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, यदि तुम लोग आपस में झगड़ा करोगे, तो वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे भाई तुम्हारा। इसका मीनिंग यही है। देखते हैं अभी सेंटेंस है कि हिंदी तो कच्चा कच्चा एकदम निकल जाता है ना कि रे साला हिंदी सही है। देखते हैं, अभी यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, थोड़ा बढ़िया से बैठ जाते हैं। इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, अब यहाँ अगर देखें लिखा हुआ है इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, अगर आप लोग लड़ते हैं, ऑल क्या होगा हमारा, ऑल के बाद हम बताए थे कि आगे जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ लिखा है ऑल ऑफ यू, यू तो क्या है, प्लूरल ही तो होगा ना तुम लोग। अगर तुम लोग ऐसा लड़ोगे तो ऑल के बाद तो प्लूरल है, अरे यार ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरल मतलब झगड़ा करोगे, अगर आप लोग ऐसे झगड़ा करोगे। इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ, अभी जब अमंग आया था तो यहाँ तो सही है, पहले में तो कोई गलत नहीं है। अभी हम पहले ही जस्ट इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं बिटवीन और अमंग के बारे में। किसके बारे में बताएं, ये बिटवीन और तेरे बिटवीन और अमंग के बारे में बताएं। ये बिटवीन दो के लिए, अमंग तो दो से ज़्यादा के लिए। और आगे जो सेंटेंस का प्रयोग हुआ है वो बता रहा है सेंटेंस में, हम इसमें लिखेंगे नहीं इसलिए हम पीछे करके बता रहे हैं कि यू तुम लोग है, कि तुम लोग ऐसा झगड़ा करोगे तो हम कैसे समझाएंगे। तो तुम लोग है तो इसका मतलब दो से ज़्यादा है, तुम लोग है तो इसका मतलब क्या है कि दो से ज़्यादा है, और दो से ज़्यादा है इसलिए तो अमंग का प्रयोग किया है। और अमंग का प्रयोग किया है तो आगे यू जो है हमारा योर सेल्फ, ये योर सेल्फ तो हमारा क्या है, ये तो इसको तो प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि अमंग तो एक से ज़्यादा के लिए आता है, इसको प्लूरल होना चाहिए था। ये तो सिंगुलर में लिख दिया योर सेल्फ, तो इसको प्लूरल होने के लिए हम लोग करेंगे योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ऐसा करना पड़ेगा, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। आगे लिखा वी शैल नॉट बी, ये शैल हमारा क्या मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, हम तुम्हारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो योर है, अच्छा देख लेते हैं, यू शैल नॉट बी सॉल्व नहीं कर सकते, वी हमारा क्या हो गया प्लूरल, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी तो आगे देखना चाहिए कि क्या है। लेकिन वी के साथ शैल लगा हुआ, चल भाई वी के साथ शैल लगा तो हमको देखना नहीं है, क्योंकि शैल विल वुड शुड कुड सब क्या मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। वी शैल नॉट बी एबल, हम लोग एबल नहीं है। टू हमारा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है योर प्रॉब्लम्स, यानी तुम्हारा प्रॉब्लम। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, योर हो गया हमारा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये प्रॉब्लम्स हमारा नाउन, तो सही हो गया ये बार बार आ रहा है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर ही देते हैं हम। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे कि हो गया यू, सॉरी हर, आवर, और क्या होता है ये सभी वर्ड हिज, ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक होता है योर, हर्स, आवर्स, हिज, ये सब हमारा क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो नाउन जो है ना वो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन आना ही चाहिए। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही तो है, कुछ गलत लिख रहे हैं हम। अच्छा सॉरी, योर होता है और इसका योर्स होता है, ठीक है ऐसा होता है। तो यहाँ पॉजिटिव ये नाउन है, आगे ना अब तो समझ में आ गया होगा, पीछे एग्जाम्पल दे करके भी समझाए थे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, ये इसका डिटेल लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव इन्वाइटेड रमेश, दे सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट प्लूरल,
आप इस वीडियो को अगर लगातार 10-15 वीडियो देखते हैं ना, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का तरीका, कैसे एरर छाँटा जाता है ना, वो तरीका बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? दे हैव इनवाइटेड, दे प्लूरल, हैव भी हमारा क्या हो गया प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है हैव का? हैज। ये प्लूरल, ये प्लूरल। हम जानते हैं जब एच आ जाता है ना सेंटेंस में, तो आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। दे हैव इनवाइटेड, सही है। अभी तक तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दे हैव इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया? रमेश को। किसको इनवाइट किया? रमेश को, ठीक है, रमेश को इनवाइट किया। दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई, रमेश को और हमको, दो चीज़ को। ये दे है, दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ये है इनवाइटेड, क्या हुआ हमारा? वर्ब। और हम जानते हैं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा वर्ब चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इसी से तो सेंटेंस बनता है, इसी तो सेंटेंस बनता है। तो वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दे हैव अराइव्ड, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब का सहायता करने के लिए आया है। तो ये हमारा वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। यार रमेश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। रमेश ऑब्जेक्ट है, सही है। एंड के पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, क्योंकि पहले हम इसके वीडियो, इस वीडियो के पहले भी यही चीज़ जाने हम, कि आई जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्टिव केस है। अरे यार, तो आई को क्या करें? जो ऑब्जेक्ट बने पीछे तो बताए थे, आई को मी करिए। आई को क्या करना है? मी करना है। रमेश एंड मी, रमेश एंड मी। देखिए कैसे घुमाता है ऐसे से एक ही सवाल से, ठीक है? तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। हैव हैज हैड के साथ तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ये तो बता ही दी। मतलब समझ में आ गया कि गलती पहला में था। टू द फंक्शन, द फंक्शन मतलब वही फंक्शन, तो नाउन हो गया। आई ओ एन एंडिंग वर्ड ज़्यादातर नाउन होता है। टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले मंथ का बात किया है, ठीक है? तो इसमें गलती क्या था, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है तो उसका बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है, जो हम बोले वो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना। 9 नंबर, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, मतलब बहुत सारा गिलास हम लोग अभी तक धोंक चुके हैं ऑफ द वाटर, पानी का। ऐसा नहीं दारू सोच रहे थे क्या इंग्लिश दारू नाम है इसलिए? नहीं, वी शुड ड्रिंक, देखें क्या है? वी शुड, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और शुड हमारा क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये वर्ब का पहला फॉर्म, सही है यहाँ तक। सेवरल ग्लासेस, सेवरल मतलब क्या होता है? बहुत सारा। और सेवरल के बाद आगे आने वाला जो नाउन होता है वो कैसा होता है? प्लूरल। तो सेवरल के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, ग्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा प्लूरल, ये सही हो गया। मतलब पहले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहला पूरा सही है। ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर, ठीक। अब आगे हम देखें, अभी ये जो वाटर है हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। इसको गिन सकते हैं पानी को? नहीं गिन सकते, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 लीटर पानी था, उसमें से 2 लीटर बचल है, तब तो ठीक है भाई, लगता तो है। अगर लिटिल होता तब उसके बारे में सोचते, लिटिल के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। और द किसके लिए लगता है? तो द किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं हम। ये नॉर्मल वाटर के बारे में बात है। जनरल सेंस में कहा गया है कि वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, हम लोग को बहुत सारे ग्लासेस पानी पीने चाहिए, ऑफ द वाटर, पानी का गिलास, डेली, प्रत्येक दिन, इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर हम स्वस्थ अपना बनाना चाहें, स्वस्थ रहना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पानी का डेली ज़्यादा ग्लासेस पीना होगा। ये तो जनरल बात है, और जब जनरल बात होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग क्यों करेंगे? जब कोई ख़ास चीज़ होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास देखो भाई 10 लीटर पानी था, जैसे हम बोलते हैं आई हैव द लिटिल वाटर, इसका मतलब है कि 10 लीटर पानी था, जिसमें से 8 लीटर खत्म हो गई, 2 लीटर बचा है, तो उसके लिए तो दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई, ये तो जनरल सेंस है, वो तो कोई भी, ये तो क्या है? फैक्ट है कि ज़्यादा पानी पियो और स्वस्थ रहो, ठीक है। तो ये द वाटर डेली, समझ में आ रहा है ना? तो इस वाटर के पहले हमको दा क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। इफ़ यू वांट, वी हमारा प्लूरल, आगे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब प्लूरल है, ऐसा लगता है ना वांट्स होता तो गलत हो जाता। टू के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, हेल्दी, सही। समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये लिख दिए हैं द
किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं। नॉर्मल वाटर के बारे में जनरल सेंस में कहा गया ना ये। लास्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन हु हैव हैड अ गॉड। मछली कोई बना रहा है, बड़े भयानक सेंट आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। चिल्ड्रेन हु हैव हैड अ गॉड मतलब कह रहा है कि चिल्ड्रेन हु हैव हैड अ गॉड मतलब उनका कहने का ये है कि जो बच्चे, अच्छा चिल्ड्रेन है क्या, चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन हम बोले थे ना अभी कि ये चाइल्ड जो है, ये जो चाइल्ड है वो है हमारा सिंगुलर। कहा क्या लिख दे रहे हैं हम आज, ठीक है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखना था हमको। ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड है हमारा सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रेन। ठीक, चिल्ड्रेन हु हैव हैड, हु हैव हैड अ गॉड, सॉरी दिमाग देखिए मेरा, गॉड पढ़ रहे इसको, गॉड, गुड। चिल्ड्रेन हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल, जिसको मतलब पहले स्कूल, जिन बच्चों को स्कूल में पहले अच्छी शिक्षा मिलता है ना, उसके बारे में बात किया है। तो चिल्ड्रेन हु अभी देखिए ये हु तो सही है हमारा, क्योंकि हम पढ़े थे हु तो कोई व्यक्ति के लिए आता है और बच्चे तो व्यक्ति के रूप ही है ना, तो ये तो हु हमारा सही होगा और चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है। हु हैव हैड अ गुड, जिसके पास, अब ये हैव हैड अ गुड का मतलब है कि जिसके पास एक अच्छी चीजें होती है, किसका, प्री स्कूल के एजुकेशन का जिसके पास अच्छा होता है, उसके बारे में बात किया है। अब यहाँ लिखा हुआ है इज, अगर हम देखें तो ये इज किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट है हमारा हु हैव हैड अ गॉड प्री स्कूल, यानी जिसने पाया है, ये चिल्ड्रन के बारे में नहीं है, ये बोला है। अब ये तो जो हम गोल किए हैं ना, ये ब्रैकेट जो डाले हैं इसके बाद पढ़िए, चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली, चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली। अब इसको छोड़िए क्योंकि ये एक अलग मीनिंग है, हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन, जिनको अच्छी शिक्षा मिली होती है, जिनको का बात किया, चिल्ड्रन का बात नहीं किया ये। तो इसका मतलब ये जो है भाई, ये इसका सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, क्योंकि बोला हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको अच्छी एजुकेशन मिली होती है उसके बारे में बात किया है, चिल्ड्रन के बारे में नहीं बोला। चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली, तो चिल्ड्रन तो हमारा प्लूरल है, और जब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब होगा, तो ये तो हमारा सिंगुलर है इज, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब समझ में आ गया, मोस्ट लाइकली है ना, ज्यादातर, टू आउट टू द अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। अब ये हैव है ना, हैव क्या है हमारा, एच के साथ वर्ब का तीसरा रूप है ये, एच के साथ तीसरा रूप है ये, वर्ब का तीसरा फॉर्म है ये, हैव हैज हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं वो है ये, ठीक है, कि हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल, जिसके पास अच्छी संस्था स्कूल की प्री शिक्षा मिली होती है, ये है वर्ब का तीसरा फॉर्म। हु हैव, ये हैव जो है वो पास का फॉर्म दे रहा है, और हैव जो है उसका ये वर्ब है, ठीक है, जिनको मिली होती है, ठीक। जिसे नहीं समझ में आ रहा, जिसे हम क्या बोले, हैव के बाद क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप, तो ये हैव का वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, हैड, वही चीज तो बताया, हु हैव, यानी जिन बच्चों को स्कूल से पहले अच्छी शिक्षा मिली होती है, और टू आउट टू द अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, तो उनके स्कूल में अन्य बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करने का क्या होता है, आशा होता है, संभावना होता है, मोस्ट लाइकली, ठीक। देख ले आगे और कुछ, टू आउट टू द अदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो आउट टू द अदर, अदर क्या है, दो वर्ड होता है ना, एक हम पढ़ते हैं अदर, दूसरा क्या पढ़ते हैं, अनदर, एक पढ़ते हैं अदर, दूसरा अनदर, ठीक है। अब ये अदर है, ये अनदर है, अदर के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, प्लूरल, तो चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल, तो ये सही है। अब यहाँ एन लगे ना, तो जब भी ए होता है या फिर एन होता है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तो आगे तो सिंगुलर आना चाहिए, फिर आगे सिंगुलर आना चाहिए, अगर अनदर होता तो फिर सिंगुलर होता, लेकिन अदर इसलिए क्योंकि आगे प्लूरल है, एट स्कूल, है ना, ये है meaning, ठीक। देख लिया आगे, हिंदी बता दे बढ़िया से इसका, चिल्ड्रेन हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन,
यहीं तक बताते हैं कि जिन बच्चों की स्कूल में पहली अच्छी शिक्षा मिली होती है, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर संभावना है टू आउट टू द अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, की उन लोग से ज़्यादा संभावना है कि वो लोग जो हैं वो अच्छा आउट टू डू द अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, स्कूल में वो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये मीनिंग है इसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है उसके बारे में कि क्या है, हैव का वर्ब लिख दिए हैं यहाँ पर सब कुछ, ठीक? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का 10 क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इस वीडियो को बहुत सारा मेंस का वीडियो को बहुत सारे मैम हैं, सर हैं डाले होंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर होता है पढ़ाने में और क्या अंतर होता है समझाने में, क्या अंतर होता है समझने में। कोई टीचर खराब नहीं होता है, बस ये आप पे डिपेंड करता है आप समझ किससे रहे हैं। बस यही है, और कोई टीचर खराब नहीं होता, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। 2025 के सारे फोड़ देंगे एग्ज़ाम को, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।